हेलो एवरीवन, दिस इज रमन मोदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू आशाएं आफ्टर एलएलबी। तो भाई एलएड पीजी 2027 का जो एग्जाम होने वाला है उसकी डेट आ गई है। 13 दिसंबर 2026 को एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप भी दिल्ली एनएलआईयू टारगेट कर रहे हैं तो भाई डेट नोट कर लीजिए, 13 दिसंबर को एग्जाम है। और अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बचे हुए 4 महीनों में आप किस तरह से इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा आज कि आप क्या पैटर्न अपनाकर एलिट पीजी 2027 के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के एग्जाम को, सॉरी नॉट एग्जाम को, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जी, सबसे पहली चीज एक बेसिक देख लेते हैं, एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं एग्जाम का। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऑलमोस्ट क्लैट पीजी जैसा ही होता है, क्योंकि एलेट भी जो है वो कहीं ना कहीं क्लैट का भाई है। देखो मैं एक बार क्लैट और एलेट में छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं। जो क्लैट पीजी का एग्जाम होता है वो अदर सारे एनएलआईयूज के लिए होता है, जितने भी हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, जोधपुर। अगर आपको इन सब में एडमिशन चाहिए तो आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दिल्ली एनएलयू में एडमिशन चाहिए तो फिर उसके लिए आपको एलेट का एग्जाम देना पड़ता है। जो दिल्ली एनएलयू है वो सेपरेट अपना एग्जाम खुद से कंडक्ट करवाती है, वो क्लैट के थ्रू एडमिशन नहीं लेती। ठीक है, लेकिन इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो लगभग क्लैट जैसा ही होता है। देखो 100 क्वेश्चन, 100 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहां पे आते हैं। टोटल कैरी करते हैं 100 मार्क्स, यानी कि 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। इसके अलावा 2 घंटे का इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, दैट मींस 120 मिनट्स, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर 120 मिनट। ठीक, ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होता है, पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम नहीं होता। ये आपको ओएमआर शीट दे दी जाएगी, उसके ऊपर आपको इस एग्जाम को करना रहता है। टोटल मार्किंग मैंने आपको बता दी, 1 मार्क, 1 सिंगल मार्क फॉर 1 करेक्ट आंसर। लेकिन इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। अगर आप कोई भी आंसर गलत कर देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके वहां उसके लिए काट लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने 4 आंसर सही, एक आंसर सही किया और 4 आंसर गलत कर दिए तो आप दोबारा 0 पे आके खड़े हो जाएंगे। ठीक, अब अगर हम सिलेबस की बात करें कि इस एग्जाम में सिलेबस कैसा आता है, तो भाई ये आपके सामने है एग्जाम का पूरा सिलेबस। एक्चुअली ये सिलेबस पूरा नहीं है, ये वो सिलेबस है जो कि कंसोर्शियम ऑफ एलिट, या जो हमारी एलिट या जो दिल्ली नेशनल यूनिवर्सिटी है उसने नोटिफाई किया है। ये वो नोटिफाइड सिलेबस है, लेकिन इस सिलेबस के अलावा भी हिडन सब्जेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जे जे हो गया, बॉक्सो हो गया, सेबी हो गया, ठीक है, सोगा हो गया, ऐसे हिडन सब्जेक्ट्स भी यहां पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक, लेकिन जो हमारा मेजर सिलेबस है वो यही का यही है। अब देखो भाई हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं हमारे सामने, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, सबसे मेजर सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इस सब्जेक्ट से हर साल आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं और इस सब्जेक्ट को आप कतई मिस नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर मेन आपको जहां फोकस करना है वो है क्या, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सारे मेजर अमेंडमेंट्स, डॉक्ट्रिन्स, फेडरलिज्म और सारे लैंडमार्क केसेस। ठीक है, इसके अलावा प्रियम्बल और बेसिक स्ट्रक्चर को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। इतना पोर्शन अगर आपने कवर कर लिया तो उतना आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मोर देन इनफ होगा। ये जो हमने पूरा बनाया है ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके बनाया है कि किस तरह से और किस किस पोर्शन से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो यही वो पोर्शंस हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, आपका प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंक्लूड कीजिएगा, डीपीएस भी इंक्लूड कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा डॉक्ट्रिन्स जितनी है, फेडरलिज्म आपको पढ़ना जरूरी है और लैंडमार्क केसेस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि लैंडमार्क केसेस पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज में। 2 से 4 लैंडमार्क केसेस आ जाते हैं ठीक ठाक। ठीक है, इससे ज्यादा लैंडमार्क केस नहीं पूछेंगे। अगर मान लो 7 या 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो उसमें 2 लैंडमार्क क्वेश्चन जरूर होंगे। ठीक, इसके अलावा दूसरा हमारा है क्रिमिनल लॉ, जिसमें हमको नया भी पढ़ना है और पुराना भी पढ़ना है, हमको कंपैरेटिव स्टडी करके चलना है। हमको मेजर अगर कहीं फोकस करना है तो वो नए वाले बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए के ऊपर। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि पुराने एक्ट के अंदर कहीं कोई प्रोविजन में चेंजेस तो नहीं थे या फिर कोई सेक्शन में चेंजेस तो नहीं है। ये सारी चीजें हमको कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलना है।
हालांकि प्रोविजन में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, नए और पुराने में कुछ छोटे मोटे चेंजेस ही किए गए, लेकिन सेक्शन नंबर चेंज है, तो वो आपको पता करके अपने ध्यान में रख के ही क्रिमिनल लॉ को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस और साथ ही साथ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज्यादा मेजर सब्जेक्ट हैं क्लैट के एग्जाम में भी और एलएट के एग्जाम में भी। क्लैट पीजी और एलएट पीजी दोनों में ही ये चारों सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। ऑलमोस्ट 50 to 60% क्वेश्चंस इन्हीं चार सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक है, अब जूरिस्प्रूडेंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई? स्कूल ऑफ लॉज, ठीक है, थिंकर्स यानी कि हमारे जो जूरिस्ट हैं, थ्योरीज उनकी, लीगल कॉन्सेप्ट्स और खासकर लॉ और जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन, ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। साथ ही साथ अगर आप जूरिस्ट की बुक्स भी याद कर लेंगे और उसका थोड़ा बहुत कंटेंट समझ लेंगे कि उनकी बुक में मेजर कंटेंट क्या था, तो वो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर, एक्सेप्टेंस, ब्रीच, कंसीडरेशन, रेमेडीज, इतना इनफ है। ठीक है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लेना, इसके अलावा ऑफर एक्सेप्टेंस उसी में आता है, कंसीडरेशन रेमेडीज देख लेना, इंडेमनिटी गारंटी कभी कभी आ जाता है, बेलमेंट कभी कभी आ जाता है, ये चीज देख लेना। स्पेसिफिक रिलीफ से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ छोड़ना मत, पढ़ के जरूर जाना, इतना मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट जो है, जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, आईपीआर हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट में नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी और कंज्यूमर लॉ, ये जरूर आता है। कंज्यूमर लॉ बहुत थोड़ा सा आता है, लेकिन आता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और वाइकेरियस लाइबिलिटी में से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आईपीआर फिक्स्ड है भाई, कॉपीराइट पेटेंट बेसिक्स आएगा, कॉपीराइट पेटेंट का, ट्रेडमार्क का, तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, उतना एग्जाम के लिए काफी रहेगा। इंटरनेशनल लॉ में आपको यूएन चार्टर पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, ट्रीटीज आपको पता होनी चाहिए, सोर्सेज आपको इंटरनेशनल लॉ के पता होने चाहिए, उतना आपके लिए एग्जाम में मोर देन इनफ रहेगा। अब जब हम इसके बाद फैमिली लॉ की बात करते हैं, तो फैमिली लॉ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, हिंदू लॉ में आपको स्कूल्स पता होने चाहिए, ठीक है, डाइवोर्स पता होने चाहिए, सेम वही मुस्लिम लॉ में भी स्कूल्स पता होने चाहिए, सोर्सेस पता होने चाहिए, ट्रिपल तलाक, इद्दत, ये सारी चीजें आपको वहां पे पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस और गार्जियनशिप, इतनी चीजें आपको दोनों में ही पता होनी चाहिए, तभी आपका फैमिली लॉ माना जाएगा कि आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव, इन्वायरमेंट और कंपनी के तीन माइनर एक्ट्स हैं, जिनसे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन हार्डली आएंगे। कंपनी लॉ के साथ टैक्सेशन को मर्ज करके पूछ लिया जाएगा, है ना। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, एलएलबी के दूसरे सब्जेक्ट्स भी, हमारे लॉ के दूसरे सब्जेक्ट भी पूछ लेते हैं। लॉ के साथ जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, इसके साथ जुवेनाइल जस्टिस या पॉक्सो मिक्स करके पूछ लेंगे, ट्रांसजेंडर पूछ लेंगे, कंपनी लॉ के साथ टैक्सेशन या सेबी पूछ लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पूछ लेते हैं, कंपनी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आ जाता है, ऐसे सब मिक्स करके क्वेश्चंस बना देता है। ठीक है, ऐसे सब मिक्स करके क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको भाई ध्यान देना है, ये जो पर्टिकुलर सिलेबस है इसको तो कवर करना ही करना है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ लेना है। अब आपकी ये स्ट्रैटेजी आज अगस्त से लेके 15 अगस्त 16 अगस्त हो गई है, आज से लेके 13 दिसंबर तक आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको पिन पॉइंट बताता हूं। देखो, अपने इस पूरी स्ट्रैटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड करो। कभी भी पढ़ने से पहले अपनी अपनी पूरी की पूरी जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो आपकी बनी होनी चाहिए, आपको उसको मल्टीपल फेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। 3 फेजेस में आज की स्ट्रैटेजी को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला, एक्चुअल हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे 13 सब्जेक्ट 14 सब्जेक्ट्स हैं मेन, वो और प्लस जो माइनर लॉज आने वाले हैं, वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर पहले फेज में हमारे कवर हो जाने चाहिए। ये फेज मैंने टाइम फ्रेम रखा है 17 अगस्त से लेके 25 अक्टूबर तक का, 1 महीने से ज्यादा ही टाइम है, 1 महीना 1 हफ्ते का आपके पास टाइम रहेगा। इतने टाइम में आपको, क्योंकि आपके सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए इतने टाइम में आपको इन सारे सब्जेक्ट्स की मास्टरी दोबारा से कर लेनी है। इतना पढ़ लेना है जितना मैंने अभी आपको बताया, जो जो टॉपिक्स बताए। ठीक है, आप चाहो अगर एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो भाई इतनी चीजें आपको 17 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच में पढ़ लेनी है बहुत अच्छे से, लेकिन केवल इनको पढ़ लेना काफी नहीं होगा। दूसरी चीज, सेकंड फेज में आपको प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट करना, लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि आप कितने पानी में हो।
कुछ आया भी कि नहीं आया, एग्जाम पैटर्न में आंसर दे भी पाओगे कि नहीं दे पाओगे, ये जानने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। और जब मॉक टेस्ट लगाओगे तब गलतियां भी होंगी, तो इन गलतियों को सुधारने का काम आपको मॉक टेस्ट के टाइम पे ही कर लेना। अगर नहीं कर पाते हो तो आगे भी अपने पास टाइम है, आप अपनी गलतियों जो आप कर रहे हो एग्जाम के वक्त उनको सुधारो, ठीक है, अपने दूसरे फेज में। और जो हमारा तीसरा फेज होगा ये हमारा रिवीजन का फेज होगा। जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक, हमने जितना भी इस पर्टिकुलर पहले और दूसरे फेज में पढ़ा है उसको पूरे को हम रिवाइज करेंगे हमारे तीसरे फेज के अंदर। ठीक, टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, अब ये टाइम फ्रेम मैंने बनाया है, ठीक है, अपने हिसाब से। आप चाहें तो इस टाइम फ्रेम को थोड़ा बहुत आगे पीछे भी अपने कन्वीनियंस से कर सकते हैं। देखिए, 17 अगस्त से 25 अक्टूबर हम हमारे सब्जेक्ट्स पे देंगे। 26 अक्टूबर से 15 नवंबर को हम प्रैक्टिस मॉक्स लगाएंगे पूरे, कम से कम 20 से 25 मॉक इतनी टाइम में हमको लगा लेने हैं। अगर आपने 20 मॉक भी लगा लिए एलिट पीजी के, तो आप इतने पक्के हो जाओगे एग्जाम देने के लिए कि आप एग्जाम का पेपर देख के बोलोगे ये तो बहुत आसान है, इसको तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो कम से कम 20 से 25 मॉक आपको हर हाल में इस टाइम फ्रेम में लगा लेना है। एंड लास्ट जो हमारा फेज रहेगा 15 नवंबर से 4 दिसंबर का, इसमें हमको करना है केवल रिवीजन। अब मैंने इसको 15 नवंबर से केवल 4 दिसंबर तक ही क्यों रखा है, जबकि एग्जाम तो 13 तारीख को है। तो भाई थोड़ा टाइम ना शांत भी रहना पड़ता है, थोड़ा दिमाग को काम भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर पढ़ते ही रहोगे लास्ट मोमेंट तक तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं सबको कि एग्जाम से कम 2 से 3 दिन पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, हल्की फुल्की रिवीजन करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो, हल्का फुल्का रिवीजन करो, लेकिन स्ट्रेस मत लो। ठीक है, तो इसलिए लास्ट का थोड़ा टाइम अपने आप को एक स्पेस दो, अपने दिमाग को एक स्पेस दो, ताकि उसको वर्क करने का, उसको सोचने का टाइम मिले। ठीक, तो ये थी हमारी 3 फेज स्ट्रैटेजी कि हम किस तरह से एलिट पीजी एग्जाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग होंगे जो अकेले क्लैट एलिट पीजी नहीं, क्लैट पीजी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लोग एलिट पीजी, क्लैट पीजी, सीयूईटी सबकी प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आप क्लैट पीजी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए हमारा ये जो पर्टिकुलर बैच है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, क्लैट पीजी रैंक बूस्टर कोर्स है हमारा 2027 का। ठीक है, इस पर्टिकुलर बैच में आपको मिलेंगे फुल लेंथ, क्या मिलेगा आपको भाई, फुल लेंथ फुल ड्यूरेशन कोर्सेज मिलेंगे आपको, क्रैश कोर्स जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे 50+ मॉक टेस्ट है। ठीक है, अब ये जो 50+ मॉक टेस्ट है इसमें आपको क्लैट पीजी के भी टेस्ट मिलेंगे, एलिट पीजी के भी टेस्ट मिलेंगे और सीयूईटी पीजी के भी टेस्ट मिलेंगे। और साथ ही साथ हमारे पास 50+ सब्जेक्टिव टेस्ट भी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है। यहां आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के अलग। साथ ही साथ क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा और एक्सपर्ट मेंटोरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, लेक्चर्स भी होंगे, फुल मॉक भी होंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक भी होगा, साथ ही साथ नोट्स भी होंगे। और इसमें आपको हमारी एक पीवाईक्यू की बुक का ई फॉर्मेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर आपको पूरा कोर्स नहीं चाहिए, आपको केवल और केवल मॉक और टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप हमारा मॉक और टेस्ट सीरीज का जो कोर्स है उसको भी परचेज कर सकते हैं, क्लैट पीजी मॉक एंड सेक्शनल टेस्ट सीरीज। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में आपको फुल लेंथ 50+ मॉक मिलेंगे। अगेन ये जो मॉक है ये तीनों चीजों के लिए है, इसमें क्लैट के भी मॉक होंगे, एलेट के भी मॉक होंगे और सीयूईटी के भी मॉक होंगे। अगर आप तीनों में से कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये पर्टिकुलर जो हमारा टेस्ट सीरीज है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक, इसके अलावा डिटेल एक्सप्लेनेशन, वीडियो एनालिसिस, हर एक पर्टिकुलर मॉक का आपको वीडियो एनालिसिस मिलेगा कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए, कौन सा गलत होना चाहिए, और सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। ठीक है, इसके अलावा एक्सपर्ट मेंटोरशिप यहां भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अगर आप एलिट पीजी टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लैट पीजी भी टारगेट करो, या अगर आप क्लैट पीजी टारगेट कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एलिट पीजी भी टारगेट करो, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, जबकि एलिट पीजी जो है वो क्लैट से ज्यादा आसान है। तो आप दोनों एग्जाम को टारगेट करो और उन दोनों एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर जो हमारे बैचेस हैं ये बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके दोनों ही बैचेस की इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।